Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो अभी तक हमने ये लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में हमने देखा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। वो लाइफ प्रोसेस वाली एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी की है या हमारी लाइफ को मेंटेन रखती है, वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, जिसमें हमने देखा एक तो न्यूट्रिशन होता है, दूसरा रेस्पिरेशन होता है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन होता है और चौथा एक्सक्रीशन होता है। तो हम ये दोनों में देखेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, सेम उसी तरह से एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल। ये चारों टॉपिक हम प्लांट और एनिमल दोनों में एक एक करके बारी बारी से हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपकी न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन से आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। एक चीज़ याद रखें आप कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर एक कॉमन चीज़ है। सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग क्यों है? बिकॉज दे हैव एनर्जी इन देयर बॉडी। उनकी बॉडी के अंदर क्या है? एनर्जी है। एंड ड्यू टू दैट एनर्जी, उस एनर्जी की वजह से उनकी बॉडी मूव करती है। उनकी बॉडी में जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ पॉसिबल है सिर्फ एनर्जी की वजह से। तो अब जैसे अब आप साइकिल चला रहे हैं, आप बैठे हैं बात कर रहे हैं, आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, हर जगह पे आपको एनर्जी, क्योंकि आप लिविंग हैं, आपकी बॉडी में रिएक्शन हो रहा है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप सो रहे हो या फिर काम कर रहे हो, आपकी बॉडी में वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही होती है। जब आप काम कर रहे होते हैं वही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत फास्ट होती है, जब आप सो रहे होते हैं वही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ थोड़ा से स्लो हो जाती है, बट एक्टिविटीज़ कंटिन्यू होती रहती है। हमारी बॉडी में वो सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं। तो वो सारे रिएक्शंस हमारी जो बॉडी में चल रहे होते हैं उनको चलाने के लिए, उन रिएक्शंस को कंटिन्यू करने के लिए तो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब वो एनर्जी अब हमारी बॉडी को मिलेगी कहाँ से? अगर हम ऐसा करते रहे कि काम करते रहे और हमारी बॉडी में एनर्जी ना जाए तो हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी। और ड्यू टू इवन in the absence of energy we cannot move our finger, ये हम अपनी उंगली तक हिला नहीं सकते। ओके, तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत। अब हमें वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ऑफ कोर्स फूड से। अब फूड से क्यों, कैसे मिलती है? देखो, फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल से होते हैं या फिर ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए, हमारी बॉडी में जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, इसी न्यूट्रिशन का इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के अंदर लेके जाना। जैसे ये एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। तो न्यूट्रिएंट्स से न्यूट्रिशन बना। न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, या वो कंपोनेंट्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड होते हैं या हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है। इनके बिना हमारा कोई काम होने वाला नहीं है। तो इनको हमारी बॉडी में पहुंचाना न्यूट्रिशन कहलाता है। अब देखो, ये जो न्यूट्रिशन होता है ना, ये डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स, हम प्लांट्स और एनिमल दोनों के बारे में बात करेंगे, तो उनके अंदर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, या फिर हम बात कर लें कि कुछ ऑर्गेनिज्म, हम सिंपल सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ, या चाहे वो प्लांट हो एनिमल, सबको एक साथ हम बात करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक, ठीक है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो होता है, जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, वाटर, इन सारी चीज़ों को लेके क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। फूड मीन्स न्यूट्रिएंट बनाते हैं। और दूसरे टाइप के एनिमल होते हैं जो इस काम को नहीं कर सकते। ओके, जो सिंपल इनऑर्गेनिक का मतलब जिनमें हाइड्रोकार्बन ना हो, उन सारी चीज़ों को, हाइड्रोकार्बन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सारी चीज़ों को लेके अपना फूड खुद बना लेते हैं।
जब वो अपना फूड खुद बना लेते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ। ऑटो मीन्स सेल्फ होता है और ट्रॉफिक मीन्स होता है जो अपना न्यूट्रिएंट्स होता है या फिर न्यूट्रिशन होता है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर ले, उनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड के लिए इन पे डिपेंड रहते हैं, अपना फूड इन ऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बना पाते, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल से नहीं बना पाते। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये डिपेंड होते हैं, या हम इनको कह दें कैन नॉट सिंथेसाइज ओन फूड। तो ये अपना फूड जब खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, अपना फूड नहीं बना सकते, तो इनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, किस पे निर्भर रहना पड़ेगा, इन्हीं ऑटोट्रॉफ्स पे निर्भर रहना पड़ता है। इन्हीं ऑटोट्रॉफ्स पे इनको क्या करना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। और ऐसे जो खुद नहीं बना पाते, इनको हम कहते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक, और इनको हम क्या कह सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कह सकते हैं। तो अपना फूड बनाने वाले को हम ऑटोट्रॉफिक कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और जो अपना फूड नहीं बना सकते और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, हम उनको क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक कहेंगे। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। अब देखो ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल क्या है, तो मैं यहाँ पे ऊपर ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। इसमें आपके ग्रीन प्लांट्स आते हैं, इनमें आते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनके पास भी फूड को बनाने की एबिलिटी होती है। क्योंकि जैसे कि हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, बीजी एल्गी के बारे में, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इनके पास होता है अलग एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड द कलर एंड आल्सो इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ये स्पेशली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम फाइकोसाइनिन कहते हैं, फाइकोसाइनिन कहते हैं। अब इसी फाइकोसाइनिन की वजह से या इनके साथ पास क्लोरोफिल तो होता है, या साथ साथ फाइकोसाइनिन भी होता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं, वो अपने फूड को खुद बना लेते हैं, उनको डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से फूड को बनाने वाले ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक कहलाएंगे, जो अपना फूड खुद बना रहे हैं। उनमें ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया आ जाएंगे, ये चीज आप याद रखें। और जो अपना फूड खुद नहीं बना पा रहे हैं, वो दूसरे पे डिपेंड रह रहे हैं, उनका एग्जाम्पल आपका, अगर मैं ऑटोट्रॉफिक हटा दे रहा हूं तो फिर उनका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एनिमल एंड फंजाई। तो इस ग्रुप के जो एनिमल और फंजाई मतलब दोनों होते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते। चलो अब हम बात करते हैं जब ये इनके अंदर फूड बन जाते हैं, जब इनके अंदर फूड बन गया तो फिर फूड जैसे अब होता क्या है ना कि इन एनिमल्स के अंदर ये तो अपना फूड यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि इनका फूड जो होता है ना, जैसे इन्होंने फूड बनाया, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने अपना फूड बना लिया, इनऑर्गेनिक मटेरियल से फूड बना लिया। फूड प्लांट्स ने, ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात करें, ग्रीन प्लांट्स ने क्या किया, फूड को यूज किया, और कुछ फूड जो था उन्होंने फूड को यूज किया, और जो कुछ फूड था उन्होंने स्टोर कर लिया, अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया। जब ये स्टोर करते हैं तो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। और ये फूड किस फॉर्म में बना, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में या ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बना। ओके, ये फूड जो है किस फॉर्म में बना, ग्लूकोज की फॉर्म में बना। उस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और जो रिएक्शन है, जो फूड बनाने वाला रिएक्शन है, उसे हमने फोटोसिंथेसिस कहा। तो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाया ग्लूकोज की फॉर्म में, और उसे स्टोर किया किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया। अब प्लांट एनिमल्स ने इनको खा लिया, स्टार्च को खा लिया, इनकी बॉडी के अंदर क्या पहुंचे, फूड चले गए।
फूड इनको पहले डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज ये डाइजेस्ट नहीं होने वाला। तो कुछ एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं, बायो कैटलिस्ट कहते हैं, जो आपके एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है। एंजाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप फूड को डाइजेस्ट करना चाहते हैं, तो ये मान लें कि बिना एंजाइम के आप फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? फूड डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है ना, वो बहुत ही स्लो होता है, लेकिन ये एंजाइम जाके क्या करते हैं, उस रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। उनकी जो डाइजेस्ट करने वाली या फूड को ब्रेक करने वाली जो वहाँ पे काम हो रहा है, उनकी स्पीड को ये बहुत ही कई हजार गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और बिना कंज्यूमिंग के, अपने तो कंज्यूम नहीं होते, बस इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, रिएक्शन की स्पीड को एक्सेलरेट कर देते हैं और फिर वापस अपने उसी फॉर्म में या उसी पुराने स्टेट में वापस आ जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया फूड के बारे में। फूड बनाते हैं, फिर उसके बाद फूड कहाँ पे चला गया? प्लांट एनिमल के अंदर चला गया, एनिमल की बॉडी के अंदर पहुंचा। एंजाइम बहुत सारे होते हैं, उनके थ्रू ये सारे रिएक्शन हुए। तो स्टार्च जो ग्लूकोज है स्टार्च में कन्वर्ट हुआ, स्टार्च से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके ह्यूमन बॉडी के या फिर एनिमल बॉडी में पहुंच गया। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, ऑटोट्रॉफिक जो पहला मोड है, पहला जो तरीका है, जो किसमें हो रहा है? बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स में जो हो रहा है। तो जो बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स में जो चीज जो हो रहा है, वो कौन सा रिएक्शन है, कैसे हो रहा है, वो मोड जो है या फिर ऑटोट्रॉफिक मोड जो है न्यूट्रिशन का, वो क्या है? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पहले पढ़ते हैं, फिर हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। अभी सिंपल से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैं कुछ चीज़ें पहले मिटा दे रहा हूँ। ओके, तो आप लोग इतना उतार लें, अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो फिर आप ज़रूर लिख के बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले। देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने पहले ही बताया, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। चलो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया कौन सा प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, किसमें होता है? ये होता है ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। तो ये ग्रीन प्लांट्स और साइनो जो बैक्टीरिया जो होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस देखने को मिलती है। अब इसमें होता क्या है? जैसे इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 12H2O, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनकी फिर ये क्या होता है कि सनलाइट का होना वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस क्लोरोफिल। तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस इनके साथ साथ 6O2, ये फ्रेश एयर वहां से प्रोड्यूस होती है, प्लस 6H2O, और साथ ही साथ 6H2O भी, मतलब कि वेपर के फॉर्म में भी वाटर निकलता है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का और लेटेस्ट रिएक्शन है। तो CO2 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे? C6H12O6। अब ये क्या है C6H12O6? यही तो है ग्लूकोज जिसकी आपको जरूरत है। जिस ये फोटोसिंथेसिस का जो एम है, जो फोटोसिंथेसिस में जो मेन टारगेट है उसका किसी चीज को प्रोड्यूस करने का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है
फूड को प्रोड्यूस करना। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो एयर वाली, जो एयर में आपकी प्रेजेंस ऑक्सीजन होती है उसके लिए। तो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज दोनों को बनाने का काम कौन कर रहा है, यही फोटोसिंथेसिस में दोनों काम हो रहा है। ओके, तो ये तो आपकी समझ में आ गया। ओके, इससे हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस को समझ लेते हैं। तो सिंपल सा आप इस रिएक्शन को याद रखें और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप उनको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस सिंपल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक फोटो है, फोटो मीन्स फोटोन, फोटोन, एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग। फोटोन मीन्स आपकी लाइट होती है, टू प्रोड्यूस समथिंग, टू प्रोड्यूस समथिंग, तो कुछ बनाना, लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाना। तो क्या बन रहा है, तो आप अब क्या कैसे डिफाइन करेंगे फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ formation of glucose from the inorganic substance or very simple inorganic substance in the presence of sunlight and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll। तो मैं एक बार फिर से इस डेफिनेशन को बता दे रहा हूं, आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में चेंज किया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज किया जा रहा है। और ये कुछ स्टेप से होता है। नंबर एक, फर्स्ट स्टेप इसमें होता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करना। देखो, इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, और वो एनर्जी मिली कहां से। जैसे ये आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका क्या है, H2O। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों आपस में रिएक्शन कभी नहीं करेंगे जब तक आप उनके बीच में एक फोर्स ना यूज करें, उनके बीच में एक रिएक्शन ना करवा दे। और रिएक्शन कब होगा, जब कोई फैक्टर वहां पे काम करेगा, जब वहां पे कोई एनर्जी काम करेगी। वो एनर्जी कहां से आ रही है, सनलाइट। तो सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, या फिर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट जो इसमें स्टेप है, दो तीन स्टेप है जिनको आपको समझना है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, लाइट का एब्जॉर्प्शन है। सेकेंड स्टेप इसमें आपका है 6CO2 एंड H2O को किसमें कन्वर्ट करना है, C6H12O6 में। मीन्स आप जो ये इस लाइट, सेकंड आपका इस लाइट एनर्जी को हमें किसमें चेंज करना है, ग्लूकोज में चेंज करना है। ये जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है, इस लाइट को हमें किसमें, वो इसे छोड़ देते हैं, पहले ये समझते हैं। ये जो लाइट आपने एब्जॉर्ब कर ली, अब लाइट कहां पे एब्जॉर्ब हुई, ऑफ कोर्स क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल के बारे में मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, क्लोरोफिल क्या है और कहां पे ये सारे काम हो रहे हैं। तो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कहां पे हुआ, क्लोरोफिल में हुआ। फिर उस लाइट का क्या किया गया उसको समझते हैं। उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड, तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया केमिकल एनर्जी में। ओके, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करें। फर्स्ट स्टेप, लाइट को एब्जॉर्ब किया गया। सेकेंड स्टेप, लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। थर्ड स्टेप क्या होगा, अब ये जो सिंपल कंपाउंड था, या फिर ये जो CO2 लिया गया था, कैसे लिया गया हम इसके बारे में बात करें। जो CO2 था, थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये CO2 का रिडक्शन होता है। इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, इसका रिडक्शन होता है, और हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ जाता है। रिडक्शन में हाइड्रोजन आके जुड़ते हैं। तो रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन आके जुड़ा, और हाइड्रोजन जुड़ने से ये किसमें चेंज हो गया, इसमें हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन आके इनके मतलब इनका रिएक्शन हुआ, और CO2 किसमें चेंज हो गया, C6H12O6। तो ये रिएक्शन के बाद, वो रिडक्शन रिएक्शन के बाद, ये थर्ड स्टेप क्या है, ये CO2 C6H12O6 में चेंज हो गया। तो ये NCERT में 3 स्टेप दिए गए हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एकदम ध्यान लगा के इन चीजों को समझे, इससे आसान और कोई इनके क्या नाम है एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। ओके, ये चीज आपको समझनी बहुत ही जरूरी है। ओके, अब उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। देखो,
फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, तो हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। रिक्वायरमेंट के बारे में पहली रिक्वायरमेंट तो सनलाइट, ओके। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल। अब ये देखते हैं क्लोरोफिल यहाँ पे क्यों रिक्वायर्ड है और फोटोसिंथेसिस क्यों सिर्फ ग्रीन प्लांट में हो रही है, ओके। फोटोसिंथेसिस सिर्फ कहां पे हो रही है? ग्रीन प्लांट में। और ये ग्रीन प्लांट में ही क्यों हो रही है? व्हाई दिस फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी टेकन प्लेस इन आवर बॉडी, व्हाई दिस इज कैन नॉट बी टेकन प्लेस इन अ फंजाई सेल। तो ये फंजाई के अंदर क्यों नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं हो रहा है, और डिफरेंट टाइप के हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म उनके अंदर क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका एक ही रीजन है। देखो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है लीफ का। लीफ के मैंने एक स्मॉल पोर्शन का क्या किया, इसका सेक्शन कट किया, एक स्मॉल सेक्शन कट किया। इस स्मॉल सेक्शन को मैंने मैग्नीफाई किया, तो यहाँ पे बहुत सारी सेल पाई जा रही थी, तो उसमें से एक सेल मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया स्ट्रक्चर। और यहाँ पे देख रहे 1 2 3 4 5 ऐसे ढेर सारे क्या दिख रहे हैं आपको? क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं। तो ऐसी सेल जिनके अंदर ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, तो हमने उन सेल में से एक सेल के क्लोरोप्लास्ट को क्या किया? मैग्नीफाई किया। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा। ये क्लोरोप्लास्ट को जब मैंने बड़ा किया तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है जिसका डीएनए है, और इसमें ढेर सारे कुछ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। एक दूसरे के ऊपर रखे हुए कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। और ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसको हम जब मैंने बड़ा किया तो इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेना, GRANA। तो ये हो गया ग्रेना, ओके। और ग्राउंड सब्सटेंस को हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर होता है उसका ग्राउंड सब्सटेंस स्ट्रोमा, और उनका जो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, मतलब आपका कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है सारा ढेर सारा, तो उसको हमने ग्रेना कहा। लेकिन अगर हमने सिंगल स्ट्रक्चर को ऐसे निकाला वहां पे तो इसको ग्रेना नहीं बल्कि इसको कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर दे रहा हूँ, इसको कहते हैं थैलेकोइड, ओके। इनको कहते हैं थैलेकोइड। तो ये आपका थैलेकोइड, और इसी थैलेकोइड के अंदर ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, यही आपका ग्रीन पार्ट जो है, यही आपका क्लोरोफिल है। तो ये आपका क्या है? क्लोरोफिल। जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है, यही क्लोरोफिल। अब ये पिगमेंट क्या होते हैं? पिगमेंट का मतलब सिंपली आप ये समझे कि दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड द कलर टू एनी स्ट्रक्चर। जो बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी स्ट्रक्चर को कलर प्रोवाइड करते हैं तो हम उनको पिगमेंट कहते हैं। यहाँ पे एक पिगमेंट पाया जा रहा है, उसका नाम क्लोरोफिल है। कहाँ पे पाया जा रहा है? थैलेकोइड के अंदर पाया जा रहा है। और वही क्लोरोफिल सनलाइट को, जो सनलाइट एनर्जी की जरूरत है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट सनलाइट, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल, क्योंकि इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कोई स्ट्रक्चर चाहिए था बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो वो स्ट्रक्चर कौन सा है? क्लोरोफिल, ओके। ये हो गया। थर्ड, इसमें आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो वाटर आपका ग्राउंड वाटर होता है, जो कौन लेकर आता है? लीफ तक कौन लेकर आता है? आपके वेस्कुलर बंडल्स लेकर आते हैं। वेस्कुलर सिस्टम जो प्लांट में पाया जाता है, जिसमें आपके जो जाइलम होता है वो वाटर को फ्रॉम रूट टू द लीफ टू द प्लांट लेके जाता है। तो लीफ तक लेके जाने का काम उसके बारे में आपने क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ा है। और लास्ट वाली जो चीज है वो उसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे CO2 की। तो CO2 जो इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेने के बारे में बात हो रही है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो लीफ है, अगर हम लीफ के सरफेस की स्टडी करें, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, तो वहां पे हमें क्या दिखेगा? वहां पे हमें ढेर सारे उसमें पोर्स दिखेंगे। कुछ पोर्स कैसे होते हैं? इस तरीके के होते हैं, और कुछ पोर्स कैसे होते हैं? इस तरीके के होते हैं। अब ये इस तरीके का पोर कब दिखेगा? तो इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। इनको क्या कहा जाता है? इनको स्टोमेटा कहा जाता है। तो ये स्टोमेटा दो टाइप के, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। एक होते हैं कि इसमें देखो गैप ज्यादा है यानी ओपन है, और एक है कि ये पैक हो गए हैं मतलब क्लोज स्टोमेटा। तो इनमें दो टाइप का ये जो बाहरी आउटर सेल है इनको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं। ये गार्ड सेल है, ये सारी गार्ड सेल्स है, तो हम इनको गार्ड सेल कहते हैं। ये गार्ड सेल जब वाटर फ्लो इनमें होता है, जब वाटर इनके अंदर पहुंच जाता है, तो ये जो गार्ड सेल होती है
ये स्वेल कर जाती हैं और थोड़ा से बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जब यही वाटर श्रिंक कर जाता है, ओके, जब वाटर फ्लो इनमें होता है तो ये स्वेल करती है और बेंड हो जाती है, और जब वाटर इनमें से निकल जाता है तो ये श्रिंक करती है। जब श्रिंक करती है और श्रिंक करने की वजह से ये एकदम एंड की सीधी हो जाती है, और सीधी होने की वजह से ये जो उनके पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जब ओपन स्टोमेटा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर इस तरह से चली जाएगी, और जब क्लोज स्टोमेटा होगा, तो ये ऑक्सीजन का एंट्रेंस कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्रेंस बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इंटर नहीं हो रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे इन्वॉल्व होगी? इस काम में इन्वॉल्व होगी। ये वाटर कहाँ पे इन्वॉल्व होगा? फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर का फॉर्मेशन होगा। तो ये कंप्लीट स्टडी थी किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में। और इनके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो प्लांट को चाहिए, जैसे उनको फास्फोरस चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, और कुछ दूसरे आयंस भी होते हैं वो चाहिए। तो जनरली उनको नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो एक और रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट में हम नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन क्यों उनके लिए रिक्वायर्ड है? क्योंकि नाइट्रोजन होती है वो होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे हर सेल के, ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता रहता है, वो रिएक्शंस होते रहते हैं। तो नाइट्रोजन, अब जो सॉइल में नाइट्रोजन होता है या फिर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में मिलता है? जो या प्लांट उन्हें किस फॉर्म में लेते हैं? या तो वो नाइट्राइट की फॉर्म में लेंगे या नाइट्रेट की फॉर्म में लेंगे, ओके, करेक्ट। या तो उसे नाइट्रेट की फॉर्म में लिया जाएगा या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में लिया जाता है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इनको चेंज कर देते हैं, मतलब कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। कुछ ऐसे जैसे बैक्टीरिया, वो हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा होगा, जो लेग्यूमिनस प्लांट के उनके रूट में नोड्यूल्स बना के रहते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। जो उनके नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, और नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे वो प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद वाटर और ये सारी चीज़ें, वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं, ये वैस्कुलर सिस्टम जो होता है आपका, जो जाइलम होता है, इनको कैरी करके लीफ तक लेके जाता है, जहाँ पे ये सारे रिएक्शन होते हैं। और इन रिएक्शंस के बाद आपके फूड प्रोडक्शन होता है, जिसका नाम ग्लूकोज है। और भी चीज़ें इनके अंदर बनती हैं, इनके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब फूड का फॉर्मेशन हो गया अर्थ पे। कुछ फूड ये प्लांट खुद कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि उसे भी सर्वाइव करना है, उसे भी एनर्जी की जरूरत है, उनके अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, उसके अंदर भी लाखों हजारों लाखों रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हर एक सेकंड हो रहे होते हैं। तो उसको भी बहुत सारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो उसने कुछ एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, और कुछ एनर्जी जो वहाँ पे रेस्ट जो एनर्जी थी, वो यानी कि रेस्ट जो ग्लूकोज बचा, वो ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज तो बना, जो फूड बना वो ग्लूकोज की फॉर्म में बना, लेकिन उसके लीफ में किस फॉर्म में इकट्ठा हो गया? स्टार्च की फॉर्म में इकट्ठा हो गया। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। आई थिंक यहाँ तक जितना भी मैंने बताया, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो आप मुझे बताएं। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, बट आप इसे देखें आराम से, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। जितना लंबा लेक्चर होगा उतने कम लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग इस लेक्चर को देखेंगे, आराम से इसे समझेंगे और बायोलॉजी को एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब आप जाएंगे ना, तो आपका सब्जेक्ट जो होगा वो बायोलॉजी होगा। तो आप क्या नाम है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे आगे आने वाले फर्दर ईयर्स में। ओके, तो इतना आप काम करें, नोट्स कंप्लीट करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। और बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच।